कि मेरे दोस्त लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर हाथ उठाए रखना। कि कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं जमता, कि कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं जमता। बस बर्फ जमने तक हाथ उठाए रखना, कि बस बर्फ जमने तक हाथ उठाए रखना। मैं सतीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके सर यूट्यूब चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए कहा है 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था। पहला चैप्टर हो चुका है, यदि जो स्टूडेंट नहीं देखे उसको वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पहला चैप्टर था बाबू बातचीत। बातचीत का हमने 3 वीडियो कराए। बातचीत में पहला वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाए थे, और दूसरा वीडियो में आप लोगों को पाठ का प्रश्न उत्तर, और तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक उसी प्रकार दूसरा चैप्टर जो हमारा उसने कहा था, इसका भी 3 वीडियो आएगा। पहला वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ उसने कहा था का आप लोगों के दिगंत हिंदी का जो आप लोगों के पास इस तरह के बुक होगा, दिगंत बुक होगा, उसका आज हम लोग करने वाले दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिसका लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। और ये एक प्रकार की कहानी है। इसका 3 वीडियो आएगा। तीनों वीडियो में पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा उसने कहा था के बारे में। तो पहला वीडियो है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों को आएगा, कौन सा वीडियो आएगा बाबू? ये आएगा आप लोगों को पाठ का प्रश्न उत्तर। पाठ का प्रश्न उत्तर जो बुक में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसको करवाएंगे। इसके बाद उसने कहा था का, इसके बाद उसने कहा था ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस होगा एसके सर यूट्यूब चैनल पे। इसमें आप लोगों को कमेंट में फास्ट आंसर करना है। तो आज के क्लास को अपने दोस्तों के पास फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है और ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ये जो पाठ आया उसने कहा था, ये लव स्टोरी और युद्ध से भरा एक कहानी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बातचीत निबंध था, उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये कहानी आप लोगों को यूट्यूब पे फिल्म के रूप में मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा उसने कहा था, तो इस पर भी बना है, ये मूवी भी आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या था बाबू? बातचीत। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। और ये एक प्रकार की क्या था बाबू? निबंध। एक प्रकार की क्या था बाबू? निबंध। इसको हम पूरी तरह से कर चुके हैं, इसका पापड़ा साफ कर दिए हैं। अब दूसरा चैप्टर आया उसने कहा था, जिसका लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, और ये एक प्रकार की कहानी है। और ये 13 चैप्टर कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन आत्मकथा, इसका ट्रिक दे चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये पूरा 13 चैप्टर आज भी करवा दिए हैं, और कौन चैप्टर निबंध कहानी है उसका भी ट्रिक दे के आप लोगों को आज करवा चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और ये क्या है बाबू? कहानी है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? लेखक परिचय। चैप्टर का नाम उसने कहा था। उसने कहा था एक बाबू क्या है? कहानी है, और इसका लेखक परिचय करने वाले हैं। तो उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है बाबू? फटाक से कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा क्या है बाबू? गुलेरी जी। सबसे पहले आप लोगों को हम क्या करवाएंगे? लेखक परिचय। ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों का आज के आज ही क्लास में याद हो जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या था बाबू? उसने कहा था। और ये एक प्रकार की क्या है? कहानी है। कहानी को पढ़ने में बहुत मजा भी आता है। अब देखिए लेखक परिचय में देख रहे हैं, तो लेखक का नाम क्या था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और ये द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार थे। इस युग के बाबू द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार थे। आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को बारीकी से सीखिएगा, ताकि आप लोगों के आज के क्लास में ही याद हो जाए। अब देखिए, अब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था बाबू? अब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अगर फीलिंग नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए हम चंद्र शर्मा गुलेरी जी का क्या बना देते हैं? फोटो बना देते हैं। ये क्या है बाबू? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी मान लीजिए, इसका नाम चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, और द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार थे। और इसका जो जन्म हुआ था बाबू, कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और ये निर्धन यानी ये मर गए थे, यानी ये पृथ्वी को यानी संसार को छोड़ के चल गए थे 12 सितंबर 1922 ईस्वी। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी क्या कीजिए? लिखिए। लेकिन इसका जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? राजस्थान जयपुर में, राजस्थान नामक राज्य में हुआ था।
और जिला का नाम था बाबू जयपुर। जिला का नाम क्या था बाबू? जयपुर। राजस्थान में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसका जिला का नाम जयपुर था। अब देखिए निवास स्थान, इसका यहाँ पे जन्म हुआ था, लेकिन ये रहता था कहीं और। कहाँ पे रहता था? गुलेर नामक गांव में। गांव का नाम था बाबू गुलेर। याद आ जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी थे नाम। तो ये किस गांव में रहते थे? गुलेर नामक गांव में रहते थे। कंकड़ा नामक जिला में रहते थे। कंगड़ा नामक जिला में रहते थे। और राज्य का नाम था बाबू हिमाचल प्रदेश। राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान में। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके पिता का क्या नाम था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम बाबू पंडित शिवराम, पंडित शिवराम था। ठीक ना। अब देखिए शिक्षा, बचपन में ही चंद्र शर्मा गुलेरी जी संस्कृत का अध्ययन किया था। बचपन में ही चंद्र शर्मा गुलेरी जी संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। अब देखिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि विशेष 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के ध्यान से देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे ना, वो 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्रमुख कहानीकार थे। अब 20वीं शताब्दी बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं चलता होगा, तो ध्यान से चलिए। अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी बाबू। 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 2000। यहाँ देखिए 21वीं शताब्दी कब स्टार्ट हुआ होगा? 2001 से लेके 2099 तक रहेगा। 2099 तक रहेगा बाबू क्या? 21वीं शताब्दी। क्योंकि 2001, 2002, 2003, 2004, अभी 2024 चल रहा है। तो 2024 हम लोग किस शताब्दी में चल रहे हैं? 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के प्रमुख कहानीकार थे। इसका मतलब 20वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1901 से लेके 1999 तक, तो बाबू 99 तक, 1999 तक क्या हो जाएगा बाबू? 20वीं शताब्दी। ये क्या माना जाएगा? 20वीं शताब्दी 1900 से लेके 1999। जैसी आ जाएगा बाबू कितना? 2000 जैसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 21वीं शताब्दी में हम लोग हेल जाएंगे। 2001, 2002, 2003, ठीक है ना। तो ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसका मतलब 1900 से लेके 1900 मान लीजिए 25 तक, 1925 ये प्रथम चरण माना जाएगा। इसमें प्रथम चरण माना जाएगा, या तो 30 तक मान लीजिए, क्या 1930 तक ये प्रथम चरण माना जाएगा। और फिर 1930 से लेके 1960 तक द्वितीय चरण माना जाएगा। फिर 1960 से लेके 1999 तक तृतीय चरण माना जाता है। इस तरह से करके करते हैं। तो इस चरण में इस वर्ष में मतलब 1900 से लेके 1930 तक में ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी प्रमुख कहानीकार थे। आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी। हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ठीक ना। लेकिन चंद्र शर्मा जो गुलेरी थे वो 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के प्रमुख कहानीकार थे। अब आगे देखिए, अब इतना आप लोगों को लेखक परिचय करवाएं, उससे कुछ क्वेश्चन लेकर आए। देखिए फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो मौखिक प्रश्न फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है। बोल रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के रचनाकार थे? किस युग के रचनाकार थे? तो द्विवेदी युग के। किस युग के बाबू? द्विवेदी युग के। किस युग के बाबू? द्विवेदी युग के रचनाकार थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? बताइए कमेंट बॉक्स में। चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम था बाबू। क्या था बाबू? शिवराम, पंडित शिवराम। पंडित क्या बाबू था? पंडित शिवराम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जन्म पूछे बाबू तो राजस्थान में हुआ था। कहां पे बाबू? राजस्थान में हुआ था। लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान कहां था बाबू? हिमाचल प्रदेश में किस राज्य में निवास स्थान था बाबू? हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इसी तरह से बताना है। इस तरह से इसलिए करवाएं ताकि आप लोगों को याद हो सके। अब देखिए पांचवा प्रश्न इसका क्या बोलता है? हम आप लोगों को आज ही याद करवा देंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का बचपन में किस, बोल रहा है चंद्र शर्मा जो गुलेरी थे बचपन में
किस विषय का अध्ययन कर चुका था? संस्कृत। किस विषय का बाबू? संस्कृत का। अब ध्यान से देखिए पांचों प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का किस युग के रचनाकार थे? तो द्विवेदी युग के रचनाकार थे। अब यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का क्या नाम था बाबू? पंडित शिवराम। अब देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के क्या हुआ था बाबू? राजस्थान के जयपुर नामक जिले में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश में इसका क्या था बाबू? निवास स्थान था। और यदि चंद्र शर्मा गुलेरी जी पूछ दे कि बचपन में किस विषय में यह अध्ययन कर चुका था, तो संस्कृत में अध्ययन कर चुका था। ये पांचों प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं ध्यान से। अब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कुछ रचनाएं हैं जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी प्रमुख कहानीकार थे। अपने जिंदगी में मात्र 3 ही कहानी लिखी थी और तीनों कहानी बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। उसने कहा था तो बहुत ज्यादा फेमस है। कहानी को इसे क्या मील की पत्थर माना जाता है, ऐसे नहीं इस पे क्या मूवी बन गया है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी अपने जिंदगी में मात्र 3 कहानी लिखी थी। पहला कहानी का नाम था उसका बाबू सुखमय जीवन कब लिखा था? 1911 ईस्वी में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 3 को कहानी है, तीनों का ईस्वी पूछता है कि पहला कहानी का नाम सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में लिखा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और दूसरा कहानी का नाम बुद्ध का कांटा और 1913 ईस्वी में लिखा था, 1913 ईस्वी में। और फिर तीसरा कहानी का नाम उसने कहा था और 1915 ईस्वी में लिखा था। ईस्वी को याद करना काफी ज्यादा आसान है इसका। सबसे पहले याद रख लिए सुखमय जीवन, इसके बाद बुद्ध का कांटा, इसके बाद उसने कहा था। अब बस क्या 11, अब फिर क्या 1 साल के बाद आता है क्या बाबू? 12 और फिर 13, 2 साल के बाद फिर उन्होंने 13 में लिखा, फिर क्या लिखा है? 15 में लिखा है। बस विषम संख्या याद रखिए, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या? 15। ये ईस्वी इसका आसानी से याद हो जाता है क्योंकि ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा। ये तीनों कहानी भी याद हो जाएगा और तीनों कहानी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा और तीनों का ईस्वी भी पूछा जाएगा। उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? तो 1915 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया था। काफी ज्यादा क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब इसकी कुछ रचनाएं थी कहानी, और इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा है। पहला निबंध का नाम है पुरानी हिंदी। क्या है बाबू? पुरानी हिंदी। और भारतवर्ष नामक क्या निबंध भी चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। और देवनाम प्रिय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवनाम प्रिय बिहार बोर्ड बार बार इसको पूछता है कि देवनाम प्रिय है, काफी ज्यादा क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है। अब बोलता है संस्कृत का टिपरारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का टिपरारी किसके द्वारा लिखा गया ये रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया ये रचना है। और ये क्या है बाबू? निबंध है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देख लीजिए एक नजर कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी अपने जिंदगी में 3 ही कहानी लिखा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। और निबंध बहुत सारे लिखे, लेकिन ये ज्यादा क्या है? फेमस है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाम प्रिय और संस्कृत का टिपरारी। तो ये उसकी रचनाएं थे जो कि आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे शीर्षक परिचय। हम अभी आप लोगों को बता रहे थे लेखक परिचय चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, रहते थे कहाँ थे, इसका पिता का नाम क्या था, इसकी कुल कितनी रचनाएं थी। लेकिन अब जो शीर्षक का नाम था बाबू उसने कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शीर्षक परिचय में क्या करेंगे? सबसे पहले तो शीर्षक का नाम बताइए। तो उसने कहा था, शीर्षक का नाम क्या था बाबू? उसने कहा था। और इसकी प्रकृति क्या था? तो ये कहानी था। ये क्या है बाबू? कहानी है। और इसके विशेष मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी किस पे लिखा गया है? तो ये जो कहानी लिखा गया है ना बाबू, प्रेम के बलिदान पे लिखा गया है। और युद्ध की कहानी है और क्रम प्रधान। मतलब इस कहानी में आप लोगों को प्रेम भी दिखने को मिलेगा और युद्ध भी दिखने को मिलेगा और क्रम प्रधान मतलब कोई व्यक्ति का जो कर्म होता है ना, ये कर्म अपना किस तरह से निभाया है उसको भी दिखाया गया है। तो इस कहानी में सबसे पहले आप लोगों को प्यार नजर आए, एक दूसरे में किस तरह से मोहब्बत किया। फिर 25 साल के बाद आप लोगों को युद्ध नजर आएगा और फिर अंततः आपको लोगों को पता चलेगा कि ये कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि ये अपने कर्म के अनुसार हर अपना कर्म क्या अच्छी ढंग से ये किया है एक कहानी में। तो अब देखिए ध्यान से इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस कहानी में कितने व्यक्ति हैं ये बता देते हैं सबसे पहले।
तो अब ध्यान से देखिए, अब यहीं से कहानी क्या आता है, मजेदार कहानी बन जाता है। कहानी का पात्र आप लोगों को बता रहे हैं। कहानी का पात्र का मतलब वह, इस कहानी में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इस टोटल कहानी में देखिए कितने हैं। मेन रूप से दो गो, एक लड़का एक लड़की पे फोकस किया गया, एक लड़का और एक लड़की पे फोकस किया गया है, लेकिन लड़की से कई गुना ज्यादा लड़का पे फोकस किया गया है, और लड़का का नाम है लहना सिंह। लड़का का नाम बाबू क्या है, लहना सिंह है। तो ध्यान से देखिएगा, दो वो फिगर बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में क्या हो, आसानी हो। ये मान लीजिए क्या है बाबू, लहना सिंह। ये क्या है, लहना सिंह। ये लहना सिंह है बाबू। ये मान लीजिए क्या है, लहना सिंह है। ये क्या है, लड़का है, बॉय। ये क्या है, बॉय है। अब देखिए एक लड़की का फिगर बना लेते हैं बगल में, ताकि समझाने में आप लोगों को ये कहानी क्या पूरा मजा आए। अब देखिए लड़की, इसको क्या लिख देते हैं, जी। इस लड़की का नाम बताया नहीं गया है, कोई भी कहानी में लड़की का नाम बताया नहीं जाता है, लेकिन आगे चल के इसका जो पति होता है सूबेदार होता है, इसका पति का नाम सूबेदार रहता है, तो इसको सूबेदारनी कह के पुकारा जाता है कहानी में। क्या कह के पुकारा जाता है बाबू, सूबेदारनी। सूबेदारनी, इसका नाम क्या पड़ जाता है बाबू, सूबेदारनी। और ये क्या है, लड़की है। अब देखिए सूबेदारनी हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस कहानी में आप लोगों को करना क्या है। अब देखिए जब कहानी की शुरुआत जब होती है, तो ये कितना वर्ष के रहता है लड़का बाबू, 12 वर्ष के रहता है। और ये लड़की कितना वर्ष की रहती है, 8 वर्ष की रहती है। 8 वर्ष के रहती है, और लड़की का नाम आगे चल के सूबेदारनी पड़ जाता है, लेकिन लड़का का नाम लहना सिंह है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला पात्र लहना सिंह। लहना सिंह इस कहानी का क्या है, नायक है, और नायक पे ज्यादा फोकस किया जाता है। घूर फिरा के इस कहानी को इसी पे अटकाया गया है, लहना सिंह पे ही अटकाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, लहना सिंह कहानी का क्या है, नायक है, और लहना सिंह बाबू लड़का है। कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का क्या है, लड़का है। और ये मजनू है, प्यार में पागल है। प्यार में क्या है, पागल है। किसके प्यार में पागल है, ये सूबेदारनी के प्यार में क्या है, पागल है। सूबेदारनी आप लोगों को पहचान में नहीं आ रहा है कि लड़की है। देखिए इसका बाल थोड़ा सा बना देते हैं, क्या हो गया, अब लड़की हो गई। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि सच में क्या है, लड़की है। तो ये लहना सिंह मजनू था। लहना सिंह क्या है बाबू, मजनू है। शुरुआत में अब बताते हैं ना, आप लोगों को भी बताते हैं कि एज का दोष होता है। तो ये अपने एज में यानी शुरुआती तौर में प्यार में क्या पागल रहता है, सूबेदारनी के प्यार में पागल रहता है और मजनू बन जाता है। लेकिन जब 25 साल के बाद, जब इसका एज 30-32 साल के हो जाते हैं, फिर इसके पास जिम्मेदारियां आ जाती है, तो फिर ये सिपाही में जाके भर्ती हो जाता है। और एक क्या, योद्धा के रूप में क्या करता है, युद्ध में लड़ाई करता है। ये अपने सैनिक में भी वीर सिपाही बन जाता है लहना सिंह। अब देखिए लहना सिंह के बारे में क्लियर हुआ। अब आता है लड़की। अब क्या आता है बाबू, लड़की का नाम सूबेदारनी पड़ जाता है। लेकिन जब बच्चा रहता है, 8 वर्ष का रहता है, तो लड़की का नाम बताया नहीं जाता है। लेकिन जब इसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ हो जाता है, सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है, तो इसका नाम सूबेदारनी रख दिया जाता है। और इस लड़की को शुरुआत में 8 वर्ष का दिखाया गया है, 8 वर्ष का दिखाया गया है। और ये लड़की पतिव्रता रानी है, पतिव्रता नारी है। पतिव्रता मतलब अपने पति से काफी ज्यादा क्या प्रेम करते हैं ये लड़की। ऐसा बात नहीं है कि लड़की लहना सिंह से प्रेम नहीं करता है, लड़की भी लहना सिंह से प्रेम करता है। लेकिन किसी कारणवश जब ये लड़की का शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है, तो अपने सूबेदार हजारा सिंह को ही पति मान के अब वह पतिव्रता नारी बन जाता है। और सूबेदार हजारा सिंह को लहना सिंह को फिर भूलने लग जाता है। स्वाभाविक बात है, भूल ही जाएगा। फिर इसका शादी अब सूबेदार हजारा सिंह से, जब सूबेदार हजारा सिंह से हो गया है, तब उन्हीं के साथ अब सारा जिंदगी इसको क्या करना है, बिताना है। अब देखिए ध्यान से, जब ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, कौन कौन बाबू, सूबेदार हजारा सिंह पति हो जाता है किसका, इस लड़की का यानी सूबेदारनी का। अब ये दोनों आपस में शादी करता है। फिर इसका एक क्या होता है, पुत्र होता है, जो बेटा का नाम है बोधा सिंह। बेटा का नाम क्या है बाबू, बोधा सिंह। यानी सूबेदार का क्या है, बेटा है, यानी सूबेदारनी का भी बेटा कौन है, बोधा सिंह है। अब देखिए, अब इतना तो क्लियर हुआ। अब बजरा सिंह क्या है, एक सिपाही है। बजरा सिंह क्या है, सिपाही है। 25 वर्ष के बाद जब युद्ध करने के लिए जाएगा, तो लहना सिंह भी जाता है और सूबेदार हजारा सिंह भी जाता है और बोधा सिंह को भी जाना पड़ता है। और वहीं पे एक सिपाही रहता है बजरा सिंह, उस पे भी थोड़ा प्रकाश डाला गया है इस कहानी में। और अंतरा सिंह, जो अंतरा सिंह है बाबू, वो लड़की का क्या है, मामा है। लड़की का क्या है, मामू है। लड़की का क्या है बाबू, मामू है। बस इतना याद रखिएगा। इतना आप लोगों को हम दर्शाएं कि इस कहानी में इतना सारा व्यक्ति यहाँ पे आएगा, ठीक ना।
लेकिन जब इस कहानी को पूछा जाए कि इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आप लोगों को प्रमुख पात्र किस पे लगाना है, लहना सिंह। क्योंकि लहना सिंह पे क्या किया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि इस कहानी में कितना व्यक्ति आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इस कहानी का थीम क्या है, मतलब इस कहानी में आप लोगों को किस चीज के बारे में पता चलेगा। तो आप लोगों को आगे भी बताए थे कि इस कहानी में दिव्य प्रेम, मतलब प्रेम को भी दिखाया गया है। युद्ध पे आधारित एक अमर रचना को प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस कहानी में आप लोगों को दिव्य प्रेम देखने को मिलेगा और युद्ध पे आधारित ये क्या है, कहानी है। प्रेम भी देखने को मिलेगा और इसमें युद्ध भी देखने को मिलेगा ये कहानी में, ठीक ना। तो ये इसका क्या रहा, थीम रहा। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए, जितना आप लोगों को बताएं थोड़ा क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को क्या आंसर करना है। फिर आप लोगों को सारांश के माध्यम में पूरा इस कहानी के विस्तार बताएंगे कि इसका क्या क्या हुआ। काफी मजेदार कहानी है ये, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में लिखा गया था, ये क्या है। तो ये भी प्रकार की क्या है बाबू, कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बुध का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, 1913 ईस्वी में लिखा गया है। और ये भी क्या है बाबू, कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है। ये भी क्या है, कहानी है। अब देखिए तीसरा इसमें क्या लिखा गया है, उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये भी क्या है, तो ये भी क्या है बाबू, कहानी है। ये भी कहानी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहना। पुरानी हिंदी क्या है बाबू, निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, क्या है, निबंध है। सुखमय जीवन कहानी है, बुध का कांटा कहानी है, उसने कहा था कहानी है। और पुरानी हिंदी क्या है बाबू, निबंध है, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखिए ध्यान से, आप लोग इसी तरह से मजेदार से देखते जाइए, पूरी कहानी आप लोग समझ में आएगा। 5वां प्रश्न, भारतवर्ष क्या है, तो ये भी क्या है बाबू, निबंध है। क्योंकि चंद्र शर्मा गुलेरी जी 3 को कहानी लिखे थे और कुछ निबंध लिखे थे, बस। इसके अलावा चंद्र शर्मा गुलेरी जी अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखे थे। अब देखिए छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, देवनाम प्रिय, बिहार बोर्ड बार बार इसको पूछता है। ये भी क्या है, निबंध है। निबंध है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। अब 7वां देखिए, सुबेदार का बेटा कौन था। सुबेदार का बेटा कौन था, ये सुबेदारनी का पति था। और सुबेदार का बेटा कौन था बाबू, बोधा सिंह था बाबू, बोधा सिंह था। यानी सुबेदारनी का भी बेटा पूछा जाए तो बोधा सिंह ही मारेंगे। जो लड़की 8 वर्ष की थी उसका बेटा कौन बन गया, बोधा सिंह बन गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बाबू, लहना सिंह। तो आप लोगों को हम 8 प्रश्न करवाएं ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो। क्रिस्टल क्लियर बहुत सारा हुआ होगा, लेकिन अब जब इस कहानी का सारांश बताएंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा क्लियर, इतना दूर में कोई दिक्कत। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बता चुके हैं, और यही लेखक परिचय से और सारांश से ही तो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। लेखक परिचय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो कि हम आप लोगों को अलग से करके लिख के दिए हैं। ऐसा आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। और पीडीएफ भी आप लोगों को हम फटाक से देते हैं। बातचीत का पीडीएफ चला गया है, इसका भी क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, उसने कहा था कहानी का सारांश देख, उसने कहा था कहानी का क्या देख रहे हैं बाबू, सारांश देख। तो आप लोगों को सारांश में लिखना क्या है, सारांश में एक लाइन आप लोगों को शुरुआत में लिखना पड़ता है। क्या लिखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद खंड से है, जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। और फ्लैशबैक पर आधारित उनकी यह कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर है। देखिए ये जो उसने कहा था कहानी है ना, आपके दिगंत जो बुक है, दिगंत भाग 2 के गद खंड से लिया गया है, जिसका लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। और ये कहानी फ्लैशबैक पे आधारित है। सर फ्लैशबैक क्या होता है, आप लोग कोई मूवी देखते होंगे, क्या होता है, कुछ मूवी आप लोगों को शुरुआत में दिखाया जाएगा और फिर कुछ 25 साल के बाद आप लोगों को मूवी दिखाया जाएगा कि 25 साल के बाद ये हो गया था। ठीक उसी प्रकार बचपन में दोनों लड़का लड़की को प्यार को दिखाया जाता है। इसके बाद 25 वर्ष के बाद जब उस लड़की का शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है, इसके बाद युद्ध का दिखाया जाता है कि युद्ध में किस तरह से युद्ध चल रहा है। पहले प्यार को दिखाया जाएगा, फिर युद्ध को दिखाया जाएगा। इसी को फ्लैशबैक कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, क्या
20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। स्वाभाविक बात है, पहले भी बताए थे कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के प्रमुख कहानीकार थे। 5 क्या बोल रहा है, 5 भागों में बटी यह कहानी दिव्य प्रेम और युद्ध पे आधारित एक अमर रचना है। ये जो कहानी के बारे में इतना जो लिखा गया, इस कहानी के बारे में लिखा गया, ये कहानी हिंदी विकास के मील का पत्थर माना जाता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। और फिर जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के कहानीकार थे। और ये जो कहानी है 5 भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। और ये 5 भागों में आप लोगों को क्या, युद्ध और प्यार को दर्शाया गया है। कुछ भागों में आप लोगों को शुरुआत में प्रेम देखने को मिलेगा, फिर युद्ध देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब इससे आगे मजा आएगा कहानी को, अब इससे आगे मजा आएगा कहानी में। यह कहानी की शुरुआत अमृतसर के उस बाजार से होता है जहां 8 वर्ष की एक लड़की और 12 वर्ष का एक लड़का सामान खरीदने पहुंचता है। दुकान, अमृतसर के चौक पे एक दुकान होता है, वहीं पे क्या खरीदने जाता है, सामान खरीदने जाता है, लड़का लड़की दोनों। अब देखिए फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आप लोगों को कहानी का हम थीम बताते हैं फिगर के माध्यम से। ये क्या है बाबू, लड़का है। ये क्या है, लड़का है, यानी बॉय है। क्या है, बॉय है, जो कि 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का है। आगे जाके इसका नाम लहना सिंह पड़ जाता है बाबू। क्या पड़ जाता है, लहना सिंह पड़ जाता है। और इधर एक लड़की रहती है, इधर एक लड़की रहती है। और लड़की का क्या नाम रहता है बाबू, बताइए ध्यान से, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते जाइए। ये क्या है, लड़की है। ये क्या है बाबू, लड़की है। इसको क्या, जी लिख देते, इसको जी लिख देते। और इसका नाम आगे चल के पड़ती है सूबेदारनी। सूबेदारनी क्यों पड़ा बाबू, क्योंकि इसका शादी हो गया था सूबेदार हजारा सिंह से। सूबेदारनी, ठीक ना। अब ये कितने वर्ष की था बाबू, 8 वर्ष की। शुरुआत में 8 वर्ष का रहता है, ये 12 वर्ष का रहता है। अब इसी दोनों पे क्या तुलना करके आप लोगों को बताते हैं। इस कहानी में ध्यान से देखिए, लड़की पता नहीं चल रहा है, देखिए लड़की पता करवा देते। क्या है बाबू, लड़की है। अब ध्यान से देखिएगा, इस कहानी को हम समझाते हैं। होता क्या है इस कहानी में शुरुआत इस तरह से होता है कि ये जो लड़का है लहना सिंह, ये जो लड़की है सूबेदारनी, दोनों अपने मामा के यहाँ आया रहता है। दोनों अपने किसके यहाँ रहता है, मामा के यहाँ। दोनों मतलब नानी घर आया रहता है, नानी घर यानी मामू जी के यहाँ। दोनों कहाँ पे आता है बाबू, मामा के यहाँ आता है, मामा के यहाँ आता है। और मामा कहाँ पे बाबू, अमृतसर में। अमृतसर दोनों के क्या है, मामू घर है। दोनों का क्या है बाबू, मामू घर है। और ये चौक पे दोनों क्या होता है, अमृतसर के चौक पे दोनों मिलता है। ये जो लड़का है बाबू लहना सिंह और ये जो लड़की है सूबेदारनी, दोनों अपने मामू घर आए रहते हैं। और मामू घर दोनों अमृतसर होता है, दोनों का मामू घर अमृतसर है। और दोनों जब मामू घर आए रहते हैं तो दोनों लहना सिंह भी क्या चल जाते हैं, अमृतसर के चौक पे चल जाते हैं, दुकान पे सामान खरीदने। क्या खरीदने चल जाते हैं, तो दही खरीदने जाते हैं। और लड़की भी कुछ खरीदने जाती है। इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि दोनों दही खरीदने जाता है। कोई सामान खरीदने के लिए लड़का लड़की दोनों वही दुकान पे जाता है। तो लड़का जैसे लड़की को देखता है तो लहना सिंह के देखते ही नजर में उसके अंदर प्यार का भावना उत्पन्न हो जाता है। और वो सोचने लगता है काश ये लड़की मेरी होती। तो क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है देखते ही नजर में। और मोहब्बत का इजहार भी तुरंत कर देता है लहना सिंह। तुरंत कह देता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी कुड़माई हो गई। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि क्या तुम्हारा तिलक चढ़ गया, क्या तुम्हारे शादी का रिश्ता तय कहीं तो नहीं हो गया हो। लहना सिंह इसलिए पूछ लेता है कि इससे हम प्यार करते हैं, अगर इसका शादी हो जाएगा तो शादी हुआ रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम अपना अलग रास्ता अपनाएंगे। लेकिन इससे क्या करता है लहना सिंह कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है पहली मुलाकात में, बस मुस्कुरा के धत्का के भाग जाती। फिर दूसरे दिन उसी अमृतसर के चौक पे मिलता है। और फिर लहना सिंह उसको देखकर यही प्रश्न करता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी सगाई हो गई, क्या तेरा तिलक चढ़ गया। ये बात लहना सिंह सूबेदारनी से पूछती है। तो लड़की फिर वही जवाब धत कह के भाग जाती है, धत कहती है और मुस्कुरा के भाग जाती है। और एक दिन अचानक फिर इसका मुलाकात होता है। वही अमृतसर के चौक पे। और लहना सिंह वही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लेकिन लड़की का सगाई हो चुका हुआ रहता है एक दिन पहले। और जो विश्वास रहता है लहना सिंह
का अगर लहना सिंह पूछ रहा है तो लहना सिंह को विश्वास सही नहीं होगा कि इसकी कुनमाई नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत आंसर आता है लड़की से कि हाँ मेरी कुनमाई हो गई है। देखता नहीं है ये रेशम का गढ़ा हुआ साल है। ये बात सुनते ही लहना सिंह का तो दिमाग ठिकाने नहीं जाता है, क्योंकि बोलती लड़की कि मेरा सगाई हो चुका है और कल ही मेरा सगाई हुआ है, और देखता नहीं है रेशम का जो साल ढका हुआ है, जब सगाई होता है तो वहां पे साल दिया जाता होगा, तो वो साल ओढ़ के रखती है, वो साल को ओढ़ के रखती है और लहना सिंह को बताती है देखता नहीं है रेशम का जो हमारे पास साल पड़ा हुआ है, हमारा कुड़माई कल ही हो चुका है। और ये बात सुनते ही लहना सिंह का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। आप ही सोचिए, आप जिससे मोहब्बत करते हैं अगर उसका शादी कहीं दूसरे यहाँ हो जाए तो आपके क्या बीतता होगा। ठीक उसी प्रकार लहना सिंह पे बीतता है और लहना सिंह का दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है। लहना सिंह, ये लड़की इतना कह के चली जाती है और लहना सिंह का दिमाग खराब हो जाता है। अब दिमाग खराब हो गया तो वहां से उस चौक से जब घर जाता है तो किसी को पत्थर मार देता है, तो किसी आदमी में टकरा जाता है, किसी ठेला गाड़ी वाले को कुछ भी बोल देता है, एक औरत से टकरा जाता है, औरत से गाली भी सुनता है, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक कुत्ता को ढेला मारते हुए पागलपन करते हुए ये घर पहुंचता है। कौन? लहना सिंह। क्योंकि इसका प्यार क्या हो गया? अधूरा रह गया, प्यार अधूरा रह गया। अब देखिए इतना जो बताए हैं, अब देखिए थोड़ा आगे आप लोगों को बताते हैं जो लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए ध्यान से एक बार इसको भी क्या कीजिए, सुन लीजिए जो आप लोगों को बताए हैं, ध्यान से देखिएगा। यह कहानी की शुरुआत अमृतसर के उस बाजार से जहां 8 साल की एक लड़की तथा 12 साल का एक लड़का भी सामान खरीदने पहुंचता है। दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी सगाई हो गई? लड़की शर्मा कर धत कह के भाग जाती है। लड़की शर्मा कर धत कह के पहले भाग जाती थी, लेकिन एक दिन वह भागने की वजह हाँ बोल देती है। हाँ हो गई है। देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला ये सालू, देखता नहीं है रेशम से फूलों वाला ये सालू है। एक दिन क्या उन्होंने कह दिया, फिर हुआ क्या, यह सुनकर उस लड़के पर मानो बिजली गिर गई, मानो कि बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह एक को नाले में धकेल देता और एक कुत्ते को पत्थर मारता है। एक को नाला में धकेल दिया और एक कुत्ते पे क्या मारता है बाबू? पत्थर मार देता है और एक वैष्णवी से टकरा कर मार खा जाता है। मतलब एक व्यक्ति से, एक औरत से टकरा के क्या करता है? मार भी खाकर घर क्या करता है? पहुंच जाता है। इसी तरह से पागलपन करते हुए घर पहुंचता है और इस प्रकार कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। इसी तरह से कहानी का पहला भाग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन एक दिन होता क्या है, वो लड़की जब जा रही होती है तो एक घोड़ा गाड़ी वाला होता है, घोड़ा गाड़ी वाली उसको क्या, अगर आगे में वो जा रही है ऊपर से क्या टमटम आ रहा है या घोड़ा गाड़ी आ रहा है, उस पर चढ़ा देता है, यानी उस लड़की को धक्का लग जाता है। उसको क्या करता है? लहना सिंह उस लड़की को बचाता है। लहना सिंह उस लड़की को पकड़ के साइड कर देती है, जिससे उस लड़की को घोड़ा गाड़ी से क्या हो जाता है? बच जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला भाग तो क्लियर हुआ, अब इस कहानी का दूसरा भाग स्टार्ट होता है। अब इस घटना के 25 साल बाद लहना बड़ा हो जाता है। लहना सिंह क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। अब देखिए इस कहानी के बाद आप लोगों को हम थोड़ा सा समझाते हैं फिगर में, थोड़ा सा फिर से फिगर का मदद लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बिल्कुल आसानी से। 25 साल के बाद, अब ध्यान से देखिए 25 साल के क्या हुआ बाबू बाद? 25 साल के बाद लहना सिंह क्या हो गया? बड़ा हो गया है। लहना सिंह बड़ा हो गए हैं, लहना सिंह बड़ा हो गया और ये क्या बन गया है? सिपाही। अब ये बन चुका है बाबू सिपाही। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया? ये भाग ले चुका है। लहना सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुका है और हम लोग उस वक्त क्या थे? इंग्लैंड के क्या थे? हम लोग गुलाम थे। इंग्लैंड के बाबू क्या थे? ब्रिटिश के गुलाम थे। हम लोगों पे अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज ही द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लड़ाई कर रहा था और उसी में भारत भी अंग्रेज का ही साथ देंगे क्योंकि हम लोग अंग्रेज के क्या थे? गुलाम थे।
उसी दूसरे विश्व युद्ध में लहना सिंह सिपाही था और जमादार पद पे था। जमादार पद पे था कौन? लहना सिंह। और युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते अचानक एक दिन होता क्या है, अचानक लहना सिंह को छुट्टी मिल जाती है। लहना सिंह को छुट्टी लेना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर जाते हैं कि खेत का मुकदमे कराने के लिए। का कोई खेत होगा जिसमें मुकदमा चल रहा था, उस पे मतलब क्या केस चल रहा था, उसी को सोल्व कराने के लिए अपने घर आते हैं 7 दिनों की छुट्टी लेकर। 7 दिनों की छुट्टी लेकर लहना सिंह अपने घर आते हैं। और घर जब आते हैं तो उस अपने मुकदमे में सब काम करवा के फिर फौरन लहना सिंह को कॉल आता है बटालियन से, सिपाही की बटालियन से लहना सिंह के पास कॉल आता है कि लहना सिंह यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, आप जल्द से जल्द आने का प्रयास करें, युद्ध भूमि में आने का प्रयास करें। और साथ ही ये तो लहना सिंह का बात हुआ। और उसी वक्त अब बताइए लहना सिंह बड़ा हो गया होगा तो लड़की भी बड़ा हो गई होगी। और वो लड़की जो लड़की थी बाबू सूबेदारनी, इसका नाम सूबेदारनी पड़ गया था क्योंकि इसका शादी भी हो चुका था सूबेदार हजारा सिंह से। सूबेदार हजारा सिंह से इसका क्या हो चुका था बाबू? शादी हो चुका था। इसीलिए इसका नाम सूबेदारनी पड़ गई। और इसका एक बेटा भी हो चुका था। बेटा का नाम था बाबू बोधा सिंह। आप देखिए ये बड़े होके सिपाही में भर्ती हो गए थे। तब तक ये लड़की का भी शादी हो चुका था सूबेदार हजारा सिंह से। और इसको तब तक एक बेटा भी हो चुका था बोधा सिंह। इस तरह लहना सिंह को कॉल आता है कि यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, आप लोग फौरन आने का प्रयास करें। उसी वक्त बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को भी कॉल आता है क्योंकि ये दोनों भी सिपाही में भर्ती थे। दोनों को भी कॉल आता है कि आप भी यहाँ पे जल्द यहाँ पे युद्ध भूमि में आने का प्रयास किए क्योंकि यहाँ पे क्या युद्ध छिड़ चुका है। और सूबेदार हजारा सिंह अपने बेटे को भी लेकर आइए युद्ध भूमि में क्योंकि यहाँ पे युद्ध बहुत भयानक तरीके से छिड़ चुका है ना। और ये बात लहना सिंह को खबर मिलता है। और लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को काफी चाहता भी था क्योंकि इसको तो पता नहीं था ना, लहना सिंह को ये तो पता नहीं था कि ये जो सूबेदारनी का शादी इसी से हुआ है। अभी तक तो पता नहीं था। युद्ध भूमि में तो दोनों अपना सिपाही दोस्त की तरह क्या रह रहे थे और एक दूसरे को काफी चाहते थे। तो जब ये जा रहे थे, लहना सिंह को जब कॉल आया तो युद्ध भूमि में जा रहे थे तो लहना सिंह सोचा क्यों ना सूबेदार हजारा सिंह से मिल लें और इसको भी साथ ले चलें क्योंकि रास्ता में ही इसका घर पड़ता था। तो लहना सिंह क्या किया, सूबेदार हजारा सिंह के घर आए और बोले कि भाई चलिए युद्ध भूमि में हमें भी कॉल आया है, आपको भी कॉल आया है, तो चलिए दोनों चल लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसी लहना सिंह इसके घर पहुंचते हैं तो चाय पानी देता है और चुपके से सूबेदारनी लहना सिंह को देख लेता है। और सूबेदारनी को पता चल जाता है कि यह वही लड़का है जो 12 वर्ष में हम लोग बचपन में मिले थे। और ये लड़का जो हमसे हमेशा बार बार पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, ये तो मेरा मजनू है, ये हमारा पागलपन है, ये हमारा प्यार में क्या है, पागल है। लेकिन लहना सिंह को पता नहीं रहता है। लेकिन सूबेदारनी को देखते ही आ जाता है 25 साल की पुरानी बात कि यही हमारा क्या है, मजनू है। तो होता क्या है, जब ये जाने लगता है, लेकिन जब सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह जो सूबेदार हजारा सिंह है अपने पत्नी सूबेदारनी से मिल लेता है, इसके बाद जाने लगता है युद्ध के लिए। लेकिन सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि थोड़ा लहना सिंह को अंदर भेजिएगा, थोड़ा उससे बात करना है। तब सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से कहता है कि आपको सूबेदारनी बुला रही है घर के अंदर। क्या बोलता है सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को कि तुम्हें सूबेदारनी बुला रही है घर के अंदर। सबसे पहले तो लहना सिंह को आश्चर्यचकित होता है कि आखिर सूबेदारनी हमें क्यों बुला रही है, आखिर क्या बात है। लेकिन लहना सिंह क्या घर के अंदर जाते हैं और सूबेदारनी से मिलते हैं। जैसे ही लहना सिंह सूबेदारनी से मिलने के लिए जाते हैं घर के अंदर तो सूबेदारनी सबसे पहले यही बात बोलती है क्योंकि तो पता है सूबेदारनी को कि ये सब कुछ भूल चुका है, ये क्या हमें पहचान नहीं रहा है, तो पहचानने के लिए एक बात बोलना पड़ेगा। तो फिर सूबेदारनी एक बात बोलती है, क्या तेरी कुड़माई हो गई। ये बात सुनते ही लहना सिंह को 25 वर्ष की पुरानी बातें याद आ जाती।
25 वर्ष के पुरानी बातें याद आ जाती है और लहना सिंह शर्माने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम वही लड़की हो जो हम बचपन में मिले थे? तो बोला, हाँ हम, और हमारा शादी सूबेदार हजारा सिंह से उसी वक्त इन्हीं व्यक्ति से तय हुआ था। कुछ देरी नहीं करता है सूबेदारनी, कितना तेज लड़की रहती है, फटाक से अपना आंचल पसारती है और कहती है कि लहना सिंह, जिस तरह बचपन में हमें रक्षा किया था घोड़ा गाड़ी से, उसी प्रकार हम आपसे आज भीख मांगते हैं आंचल पसार के कि युद्ध भूमि में जो हमारा बेटा जा रहा है बोधा सिंह, उसका क्या करना है? आपको रक्षा करना है। आप लोग को आपसे हम आंचल पसार के भीख मांगते हैं कि हमारा बेटा का क्या इस जीवनदान इस झोली में डाल दें कि युद्ध भूमि में ये जा रहा है, कहीं इसको कुछ ना हो जाए, कुछ हो भी जाए, सारा दायित्व आप पे हम सौंपते हैं। बेटा और पति दोनों का मांग लेता है। बताइए कितना ये लड़की तेज रहती है, फटाक से दोनों का क्या मांग लेता है? जीवन दान मांग लेता है कि युद्ध भूमि में इसको कुछ ना हो जाए, इसका रक्षा करना आपका क्या है? कर्तव्य है, क्योंकि हमें बचपन में क्या किया था? रक्षा आपने किया था घोड़ा गाड़ी से ना। और लहना सिंह उसके बात को वचन मान लेता है और युद्ध भूमि में बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को कुछ भी होने नहीं देता है। अंततः लहना सिंह मर जाता है, लेकिन इन दोनों को एक भी खरोच आने नहीं देता है। इन दोनों को युद्ध समाप्त करने के बाद इन दोनों को सुरक्षा पूर्वक घर भेज देता है, पर इसका क्या हो जाता है? जान चले जाती है। ये हम आप लोगों को थोड़ा कहानी बताएं सारांश के माध्यम से। अब थोड़ा लिखा हुआ क्या ये भी देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब लिखा हुआ एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। इस घटना के 25 साल बाद लहना सिंह बड़ा होकर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ने गया था। दूसरा विश्व युद्ध में एक तरफ इंग्लैंड थे, एक तरफ जर्मनी थे, तो अंग्रेज की तरफ से हम लोग लड़ रहे थे, तो लहना सिंह भी क्या कर रहे थे? अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग अंग्रेज के क्या थे? गुलाम थे। अब देखिए, अब वह 77 राइफल में जमादार बन गया। जो लहना सिंह है 77 राइफल में क्या हुआ? जमादार के पद पे नियुक्त हो गया है। एक बार 7 दिनों की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी कराने गया था। कहां पे? घर गया था, जहां उसके पास सेना के अफसर का एक पत्र आया। सेना जो होता है ना, सेना के अफसर के एक पत्र आया कि फौज मोर्चे पे जा रहा है, यानी फौज युद्ध पे जा रहा है, फौरन चले आओ। फौरन क्या? चले आओ। लहना सिंह अब जल्दी चले आए। यहाँ पे क्या सारा फौज क्या जा रहा है? मोर्चे पे जा रहा है, अर्थात युद्ध पे जा रहे हैं। उसी समय सूबेदार हजारा सिंह को भी पत्र मिलता है कि वह और उसका बेटा बोधा सिंह दोनों लाम पर जाना है। दोनों को, लाम का मतलब दोनों को युद्ध पे जाना है और सब साथ में चलेंगे, यानी लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह तीनों साथ में चलेंगे युद्ध पे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, जिस रास्ते से लहना सिंह जाता था, और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। बताए थे ना, सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को काफी ज्यादा चाहता था, क्योंकि युद्ध भूमि में एक दूसरे के क्या थे? अच्छे दोस्त थे, ठीक ना। अब देखिए आगे, अब आप आगे देखिए। लहना सिंह सूबेदार के क्या घर पहुंचा, लेकिन जब तीनों चलने लगे तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा कि उसकी सूबेदारनी बुला रही है, लहना सिंह को बुला रही है। पहले तो लहना सिंह हैरान हुआ, लेकिन जब सूबेदारनी ने उससे पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तब लहना सिंह को 25 साल की पुरानी बात ताजा हो जाती है। तब क्या होता है? लहना सिंह को 25 साल के बाद ताजा हो जाता है, जो बात पुरानी रहती है वो सारा ताजा हो जाता है। और सूबेदारनी फौरन, जैसी उसको मन में आता है कि यही वो लड़की है जिससे हम प्यार करते थे, ये बात जैसी लहना सिंह को याद आता है, फौरन क्या करती है सूबेदारनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भीख मांगती है और लहना सिंह से एक वादा लेती है कि जैसे घोड़े की चलने से, मतलब घोड़े गाड़ी से तुमने मेरी रक्षा की थी, जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे एकलौते बेटे और पति की रक्षा करना। ये बात लहना सिंह को दी। सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरे घोड़े गाड़ी से रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे एकलौते बेटे बोधा सिंह और
मेरे पति का रक्षा करना है। और ये बात सुनते ही लहना सिंह को दिल छू लेता है और ये अपनी इसके बातों को वचन मान लेता है और ये वचन को क्या करता है, पूरा करता है। इसीलिए कर्म प्रधान भी एक कहानी बताता है, क्योंकि अपने कर्म को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। प्यार भी करता था तो सच्चा प्यार ये किया है। और जब ये सिपाही था तो युद्ध भूमि में भी अपने सिपाही को क्या वीरता को दिखाया गया है। इससे वीर सिपाही धरती पे कोई नहीं। अब आगे देखिए, दिल छू लेता है। इसके बाद देखिए, और युद्ध के मैदान में लहना सिंह ने सूबेदारनी के किया अपने वादा निभाया और अपनी जान की बाजी लगाकर उसने बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा की। वह गोली खाकर जख्मी हो जाता है। लहना सिंह गोली खा के जख्मी हो जाता है, लेकिन उन दोनों की आंच भी आने नहीं देता। मतलब बोधा सिंह और हजारा सिंह को एक भी आंच आने नहीं देता है, लेकिन लहना सिंह खुद गोली खा के जख्मी हो जाता है। और सूबेदार हजारा सिंह ने कहता है कि जब घर जाना, और लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि जब तुम घर जाना तो कहना सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वो वादा पूरा कर दी। क्योंकि लहना सिंह जख्मी हो जाता है, फिर भी बोधा सिंह को और सूबेदार हजारा सिंह को करने नहीं देता है, उसको बचा लेता है। क्योंकि सूबेदार ने उसको वादा दिया था कि इन दोनों को रक्षा करना है। तो लहना सिंह अंततः बोलता है सूबेदार हजारा सिंह से कि जब घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वादा पूरा कर दिया था। उसने जो कहा था, यहीं से इस कहानी का शीर्षक निकल के आता है, उसने जो कहा था मैंने उसका वादा कर दिया था। बताइए अभी के जमाने में इतना सच्चा मोहब्बत करने वाला मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अब बताइए, उसका शादी भी हो जाता है, फिर भी ये लहना सिंह उसके क्या करता है, सच्चा मोहब्बत करता है। अभी के जमाना में ये सब संभव नहीं है। इसीलिए क्या करना है, आप लोगों को भटका, इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अभी के जमाने में ऐसा मिलने वाला है ही नहीं। अब देखिए, सूबेदार पूछता रह जाता है कि उसने क्या कहा था, लेकिन लहना सिंह ने नहीं बताया और बजरा सिंह के गोद में अपने प्राण त्याग दिए। तब सूबेदार हजारा सिंह पूछता रह जाता है कि सूबेदारनी ने उसे क्या कहा था, लेकिन लहना सिंह उसे नहीं बता पाता है। तब तक गाड़ी खुल जाता है और बजरा सिंह, मतलब जो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह है, वो दोनों चल पड़ते हैं और लहना सिंह बजरा सिंह के गोद में अपना, वहां पे एक सिपाही और रहता है जिसका नाम बजरा सिंह होता है, उसके गोद में अपना क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। सबसे पहले बजरा सिंह को पानी मांगता है। बजरा सिंह थोड़ा क्या करिए, हमको पानी पिलाइए। पानी पिलाता है। उसके बाद पानी पिलाने के बाद वो अपना क्या करता है, प्राण त्याग देता है उसी के गोद में। और फिर अगले दिन अखबारों में छपा फ्रांस और बर्जेलियस 18वीं सूची के मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह की क्या हुई, मृत्यु हो गई। अखबार में छप जाता है अगले ही दिन कि राइफल का जो नंबर था 77वां सिख राइफल, वो लहना सिंह क्या हो गए, मर गए युद्ध के मैदान में ही। तो ये क्या हुआ बाबू, आप लोगों को इसने कहा था कहानी को बता दिए। इसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग में प्यार था, तीसरा और 5वां भाग में क्या, युद्ध को दर्शाया गया है। कहानी में आप लोगों को प्रेम को भी देखने को मिला होगा कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को किस तरह से चाहता था, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी। लड़की का शादी कहीं दूसरे जगह हो चुका था। और लहना सिंह का क्या, वो क्या किया, अपना कर्म भी निभाया। जो लड़की कहती थी वो अपने कर्म के आधार पे क्या किया है, वो अपने निभाया है। और युद्ध में भी सिपाही को क्या, वीर सिपाही का परिचय दिया है कि हम भी ये क्या है, वीर सिपाही की तरह ये क्या, युद्ध में लड़ाई भी किया है और अपने प्रेमी को भी वादा क्या किया, निभाया है। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ एक कर्म प्रधान व्यक्ति भी थे, क्योंकि अपने कर्म को भी अच्छी तरह से निभाया था। तो इस कहानी में आप लोगों को प्यार और युद्ध के बारे में बताया गया था। काफी इंटरेस्टिंग कहानी था। और अब जो आएगा बाबू, इस कहानी का पाठ का प्रश्न उत्तर आएगा। अब इस कहानी का पाठ का प्रश्न उत्तर आएगा। जो भी कुछ बातें इसमें रह गया है, पाठ का प्रश्न उत्तर में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अब फिर इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप लोगों को लाइव में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।